इस तरह की वीडियो सिर्फ 1 या 2% लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखने की हिम्मत रखते हैं। आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें। और वही स्पीच अभी आप सुनने वाले हैं, तो उसे ध्यान से सुनिए। थैंक यू। आज वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको एक सच बता दूँ, मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन सेरेमनी के इतना करीब पहुँचा हूँ। आज मैं आपको अपनी जीवन की 3 कहानियाँ सुनाना चाहूँगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस 3 कहानियाँ। मेरी पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट करने के बारे में है। रीड कॉलेज में दाखिला लेने के 6 महीने के अंदर ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी, पर मैं उसके 18 महीने बाद तक वहाँ किसी तरह आता जाता रहा। तो सवाल उठता है, मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? एक्चुअली इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मेरी बायोलॉजिकल मदर एक यंग अनमैरिड ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो मुझे किसी और को एडॉप्शन के लिए देना चाहती थी, पर उनकी एक ख्वाहिश थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही मुझे एडॉप्ट करे। सब कुछ बिल्कुल सेट था। मैं एक वकील और उसकी वाइफ द्वारा एडॉप्ट किया जाने वाला था कि अचानक उस कपल ने अपना विचार बदल दिया और डिसाइड किया कि उन्हें एक लड़की चाहिए। इसलिए तब आधी रात को मेरे पेरेंट्स, जो तब वेटिंग लिस्ट में थे, उनको कॉल करके बोला गया, हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने झट से हाँ कर दी। बाद में मेरी बायोलॉजिकल मदर को पता चला मेरी माँ कॉलेज पास नहीं है और पिता तो हाई स्कूल भी पास नहीं है, इसलिए उन्होंने एडॉप्शन पेपर साइन करने से मना कर दिया। पर कुछ महीने बाद मेरे होने वाले पेरेंट्स के मुझे कॉलेज भेजने के आश्वासन के बाद वे मान गई। तो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह हुई और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, पर गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जितना महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग क्लास पेरेंट्स की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में जाने लगी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई में कोई वैल्यू नहीं दिखी। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ और कॉलेज मुझे इसमें किस तरह हेल्प करेगा। और ऊपर से मैं अपनी पेरेंट्स की जीवन भर की कमाई खर्च करता जा रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और सोचा जो होगा अच्छा होगा। उस समय तो यह सब कुछ मेरे लिए काफ़ी डरावना था, पर जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा, मेरे ऊपर से ज़रूरी क्लासेस करने की बाध्यता खत्म हो गई और मैं चुपचाप सिर्फ अपने इंटरेस्ट की क्लासेस करने लगा। यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई रूम नहीं था, इसलिए मुझे दोस्तों के रूम में फर्श पे सोना पड़ता था। मैं कॉक की बोतल को लौटाने से मिलने वाले पैसे से खाना खाता था। मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा टेम्पल जाता ताकि कम से कम हफ्ते में 1 दिन भर पेट खाना खा सकूं। यह मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी अपनी क्रियोसिटी और इंट्यूशन की वजह से किया, वह बाद में मेरे लिए प्राइसलेस साबित हुआ। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। उस समय रीड कॉलेज शायद देश की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कैंपस में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल बड़ी खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया होता था। चूँकि मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट कर चुका था, इसलिए मुझे नॉर्मल क्लासेस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने तय किया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूँगा और इसे अच्छी तरह सीखूँगा। मैंने सेरिफ और सेंस सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग लेटर कॉम्बिनेशन के बीच में स्पेस वेरी करना और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या चीज़ अच्छी बनाती है यह भी सीखा। यह खूबसूरत था, इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था और ये मुझे बेहद अच्छा लगता था। उस समय जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इन चीज़ों का यूज़ कभी अपनी लाइफ में करूँगा। लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और मैं एक खूबसूरत टाइपोग्राफी युक्त दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फंड्स नहीं होते। और चूंकि विंडो ने मैक की कॉपी की थी, तो शायद किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये चीज़ें नहीं होती। अगर मैंने कभी ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो मैं कभी कैलीग्राफी की वो क्लासेस नहीं कर पाता और फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फंड्स होते हैं वो होते ही नहीं। ऑफ कोर्स जब मैं कॉलेज में था तब भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना इम्पॉसिबल था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ये सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आता है। आप भी फ्यूचर में झांक कर इन डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते,
आप सिर्फ पास्ट देखकर ही डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको यकीन करना होगा, अभी जो हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपनी डेस्टिनी में, अपनी ज़िंदगी या फिर अपने कर्मों में किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना ही होगा। क्योंकि इस बात में बिलीव करना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे आपको अपनी दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा, तब भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पे चल रहे होंगे। एंड दैट विल मेक द डिफरेंस। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के बारे में है। मैं जिस चीज़ को चाहता था वह मुझे जल्द ही मिल गई। वॉज और मैंने अपने पेरेंट्स के गैराज से एप्पल की शुरुआत की। तब मैं 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही अपनी फाइनेस्ट क्रिएशन मैकिंटॉश रिलीज़ की। तब मैं 30 का हो गया था और मुझे कंपनी से फायर कर दिया गया। आप अपनी बनाई हुई कंपनी से फायर कैसे हो सकते हैं? वेल, जैसे जैसे कंपनी ग्रो की, हमने एक ऐसे टैलेंटेड आदमी को हायर किया जिससे मैंने सोचा वो मेरे साथ मिलकर कंपनी रन करेगा। पहले 1 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में मतभेद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया। सो एट 30 मुझे निकाल दिया गया, पब्लिकली निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वह अब खत्म हो चुका था और ये बिल्कुल ही तबाह करने वाला था। मुझे सचमुच अगले कुछ महीने तक समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे महसूस हुआ कि ये सब कुछ इतना आसानी से एक्सेप्ट करके मैंने अपने पहले की जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पकार्ड और बॉब नॉइज से मिला और उनसे सब कुछ ऐसे हो जाने पर माफ़ी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने की भी सोची, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसके लिए मैं अभी भी पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में जरा भी कमी नहीं आई। मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, पर मैं अभी भी अपने काम से प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने एक बार फिर शुरुआत करने की सोची। मैंने तब नहीं सोचा, पर अब मुझे लगता है कि एप्पल से फायर किए जाने से अच्छी चीज़ मेरे साथ हो ही नहीं सकती थी। सक्सेसफुल होने का बोझ अब बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। एक बार फिर मैं खुद को बहुत फ्री महसूस कर रहा था। इस फ्रीडम की वजह से मैं अपनी लाइफ की सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा पाया। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सर स्टार्ट की। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक बहुत ही अमेजिंग लेडी से हुई जो आगे चलकर मेरी वाइफ बनी। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और इस वक्त यह दुनिया की सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। अब लॉरेन और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ यह सब कुछ नहीं होता। ये एक कड़वी दवा थी, पर शायद मरीज को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है। अपना विश्वास मत खोइए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सिर्फ मैं इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आई लव्ड माई वर्क। आप रियली क्या करना पसंद करते हैं यह आपको जानना होगा। जितना अपने लव को फाइंड करना जरूरी है, उतना ही उस काम को ढूंढना जरूरी है जिसे आप सचमुच इंजॉय करते हो। आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और ट्रूली सेटिस्फाइड होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हो। और एक बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो करना आप इंजॉय करते हो। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला तो रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज़ में होता है, वो जब आपको मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छे रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और अच्छा होता जाएगा। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी डेथ के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोट पढ़ा जो कुछ इस तरह था, यदि आप हर रोज़ ऐसे जिएं जैसे कि ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पर एक इम्प्रेशन बना दी और तब से पिछले 33 सालों से मैंने हर सुबह उठकर शीशे में देखा है और खुद से एक सवाल किया है, अगर ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं होता है, मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊँगा मुझे अपने लाइफ के बड़े डिसीजन लेने में सबसे ज़्यादा मददगार होता है। क्योंकि जब मैं एक बार डेथ के बारे में सोचता हूँ तब सारी एक्सपेक्टेशंस, सारा प्राइड, फेल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है
और सिर्फ वही बचता है जो वाकई ज़रूरी है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है। किसी चीज़ को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप पहले से ही नंगे हैं। ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मेरे पेनक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे तो पता भी नहीं था पेनक्रियाज क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग यकीन के साथ बताया कि मुझे ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है और अब मैं 3 से 6 महीने का मेहमान हूँ। डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं घर जाऊँ और अपनी सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लूँ, जिसका इनडायरेक्ट मतलब होता है कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका मतलब कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से जो बातें अगले 10 साल में करते हैं वो अगले कुछ महीनों में कर लीजिए। इसका ये मतलब होता है कि आप सब कुछ सुव्यवस्थित कर लीजिए कि आपके बाद आपकी फैमिली को कम से कम परेशानी हो। इसका ये मतलब होता है कि आप सबको गुड बाय कर दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया। फिर शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरी इंटेस्टाइन में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, पर मेरी वाइफ जो वहाँ मौजूद थी उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स देखे तो वो रो पड़ा। दरअसल सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक दुर्लभ प्रकार का पेनक्रियाटिक कैंसर है जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और मैं सौभाग्य से अब ठीक हूँ। मौत के इतना करीब मैं पहले कभी नहीं पहुँचा और उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दशकों तक पहुँचूँ भी नहीं। ये सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि डेथ एक यूजफुल बट इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। कोई मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी। फिर भी मौत वो मंजिल है जिसे हम सब शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई बचा नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि शायद मौत ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये ज़िंदगी को बदलती है, पुराने को हटाकर नए का रास्ता खोलती है। और इस समय नए आप हैं, पर ज़्यादा नहीं। कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ड्रामेटिक होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर यह सच है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के शोर से अपने अंदर की आवाज़ को, अपने इंट्यूशन को डूबने मत दीजिए। वे पहले ही जानते हैं कि तुम सच में क्या बनना चाहते हो। जब मैं छोटा था तब एक अद्भुत पब्लिकेशन द होल अर्थ कैटलॉग हुआ करता था, जो मेरी जनरेशन्स की बाइबल्स में से एक था। इसे स्टुअर्ट ब्रांड नाम के एक व्यक्ति जो यहाँ मेलन पार्क से ज़्यादा दूर नहीं रहता था, और उसने इसे अपना पोएटिक टच देके बड़ा ही जीवंत बना दिया। ये 60 के दशक की बात है, जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं हुआ करती थी। पूरा कैटलॉग टाइपराइटर्स, सीजर्स और पोलराइड कैमरास की मदद से बनाया जाता था। वो कुछ ऐसा था मानो गूगल को एक बुक के फॉर्म में कर दिया गया हो, वो भी गूगल के आने के 35 साल पहले। वह एक आदर्श था, अच्छे टूल्स और महान विचारों से भरा हुआ था। स्टुअर्ट और उनकी टीम द होल अर्थ कैटलॉग के कई इशू निकाले और अंत में एक फाइनल इशू निकला। ये 70 के दशक का मध्य था और तब मैं आपके जितना था। फाइनल इशू के बैक कवर पे प्रातःकाल का गांव की किसी सड़क का दृश्य था। वो कुछ ऐसी सड़क थी जिस पे यदि आप एडवेंचरस होते तो किसी से लिफ्ट मांगना चाहेंगे, और उस पिक्चर के नीचे लिखा था स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये उनका फेयरवेल मैसेज था जब उन्होंने साइन ऑफ किया। स्टे हंग्री स्टे फुलिश मैंने हमेशा अपने लिए यही विश किया है, और अब जब आप लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आपके लिए भी यही विश करता हूँ। स्टे हंग्री स्टे फुलिश। थैंक यू ऑल वेरी मच।